स्टूडेंट नेकलेस द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी और एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें सिनॉप्सिस का क्या महत्व है, सिनॉप्सिस किस तरीके से परीक्षा में सफल बनाने में कारगर है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, मेंस का जो एग्जाम होता है एमपीपीएससी यूपीएससी का जो मेंस है उसमें उसकी तैयारी में सिनॉप्सिस बनाना जरूरी होता है। हम सिनॉप्सिस बना करके उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। आप अगर टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ें सुने तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो सिनॉप्सिस बना करके ही तैयारी करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी व्यापक होता है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी के लिए हमें समय कम मिल पाता है। लगभग 3 से 5 महीने का समय मिलता है। चाहे यूपीएससी की हम बात करें चाहे एमपीपीएससी की बात करें, तो उस टाइम पर जो इतना समय कम है उस कम समय में हम मेंस की तैयारी कारगर ढंग से कर सकें, इसके लिए सिनॉप्सिस बनाई जाती है। सिनॉप्सिस के जरिए हम जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं सिनॉप्सिस के ऊपर। यहाँ पर देखें, मैंने इसके पॉइंट लिख रखे हैं। सिनॉप्सिस क्या है, सिनॉप्सिस की जरूरत क्यों होती है, आवश्यकता के कारण क्या है, सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है, सिनॉप्सिस कब बनाई जानी चाहिए और सिनॉप्सिस का मुख्य परीक्षा में क्या योगदान होता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं और इन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनॉप्सिस क्या है, सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है। तो सिनॉप्सिस का मतलब होता है सार। देखिए, जो रिसर्च होती है, शोध होता है, वहां पर सिनॉप्सिस का मतलब थोड़ा सा अलग है। ये हम मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान जो सिनॉप्सिस बनाते हैं वो अलग है ना? उसको आप शोध प्रारूप से जोड़ करके नहीं देखें, है ना। तो इसका मतलब होता है सार। हमारा जो नोट्स है, हमने जो नोट्स बनाया है या कोई किसी का रेडीमेड नोट्स आपने लिया है, तो उस नोट्स का जो छोटा रूप होता है उसी को हम कहते हैं सिनॉप्सिस। उसमें छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहते हैं उनको हम जो है सिनॉप्सिस के रूप में लेते हैं। और मैंने इसको इस तरीके से समझा है, मेरे शब्दों में यहाँ पर देख लिखा है, सिनॉप्सिस किसी फिल्म का ट्रेलर होती है। सिनॉप्सिस किसी फिल्म का ट्रेलर है, यानी हम जो है जब किसी फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं तो हमें जो है उस फिल्म के बारे में आइडिया लग जाता है कि उस फिल्म में क्या क्या बातें हैं, है ना। हमें जो है जब ज़्यादा समय नहीं होता, हमारे पास समय कम है, तो हम ट्रेलर देख करके उस फिल्म के बारे में पता लगा लेते हैं। तो जिस तरीके से फिल्म का ट्रेलर होता है वैसे ही जो है किसी नोट्स का सिनॉप्सिस होता है, छोटा रूप होता है उसका, है ना। तो इसकी ये डेफिनेशन मैंने बताई है। इसके अलावा मेंस यूपीएससी एमपीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। और इसके अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनके नोट्स का जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो उसको कम समय में पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि नोट्स में दिए गए जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट, कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, उसमें नाम हो सकता है, तारीख, डेट, ईयर, आंकड़े, संविधान के अनुच्छेद और अधिनियम में धाराएं होती हैं। तो इन सभी को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं
ये बार बार भूलने वाले होते हैं। इसमें अगर कुछ चीज ऐसी है जो आप नहीं भूल रहे हैं, आपके दिमाग में रची बसी है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। जिसको आप भूल रहे हैं, और यही चीज ज्यादातर भूलते हैं, कोई आंकड़ा आप भूल जाते हैं, कोई डेट भूल जाते हैं, कोई नाम भूल जाते हैं, कोई अनुच्छेद संविधान को भूल जाते हैं, अधिनियम की धारा हम भूल जाते हैं। तो जो हम बार बार भूल रहे हैं, जो हमें रिकॉल नहीं हो पाती है जल्दी, तो उसको हम एक व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। इसी को सिनॉप्सिस कहा जाता है। ये मैंने अपने तरीके से बनाई, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, और डेफिनेशन आपको लिखने को आएगी भी नहीं, है ना। आप सोचोगे डेफिनेशन हम याद कर लें, लिखने को आएगी, तो ये समझने के हिसाब से मैंने अपने वर्ड्स में इसको ऐसे बनाया है, ताकि आप उसको समझ सकें और सिनॉप्सिस आप बना सकें, आपको हेल्प मिल सके मेंस की तैयारी में, है ना। तो आपके नोट्स में जो फैक्चुअल चीज लिखी हुई है, उसमें नाम भी हो सकता है, तारीख भी हो सकती है, ईयर हो सकता है, अनुच्छेद है, कोई धारा है, कोई हेडिंग है, कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स हैं, जो आप जिनको भूल रहे हैं उनको जो है एक व्यवस्थित क्रम में जब हम लिख लेते हैं तो सिनॉप्सिस कहा जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके दिमाग में रची बसी है उसको आप सिनॉप्सिस में नहीं लिखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, है ना, तो ये तो रोज ही पढ़ रहे हैं, ये तो आपको बोलेंगे नहीं, तो इनके नाम लिखने की जरूरत ही नहीं सिनॉप्सिस में होती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखो लिखा है कि सिनॉप्सिस जो है अलग अलग होती है, हर सिनॉप्सिस अलग होती है, हर स्टूडेंट की सिनॉप्सिस अलग अलग होती है। आप सोचिए किसी की सिनॉप्सिस लेकर के हम उससे तैयारी कर लें, उससे हम रिवाइज कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की सिनॉप्सिस एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। उसका कारण यह है कि हर स्टूडेंट का जो लेवल है, उसका जो बौद्धिक स्तर है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो जानकारी है, वो सब अलग अलग होती है ना। किसी को जानकारी ज्यादा है तो वो अलग तरीके से सिनॉप्सिस बनाएगा, किसी को जानकारी कम है तो वो सिनॉप्सिस अलग तरीके से बनाएगा। बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो जब वो साइंस की सिनॉप्सिस बनाएगा तो उसमें साइंस की चीजें जो है ज्यादा उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है, बहुत सारी चीजें पता है। आर्ट संबंधी सब्जेक्ट का अगर वो सिनॉप्सिस बनाता है तो उसको जो ज्यादा चीजें लिखना पड़ेंगी, तो ये बैकग्राउंड का अंतर आता है। इसलिए सिनॉप्सिस जो है अलग अलग होती है। एक स्टूडेंट की सिनॉप्सिस दूसरे स्टूडेंट के काम की नहीं होती है ना। मैंने एक जगह सुना था, किसी स्टूडेंट ने बताया था कि किसी इंस्टीट्यूट में सिनॉप्सिस बनवा रहे थे, पढ़ाने के दौरान जो है वो सिनॉप्सिस बनवाने का काम कर रहे थे। तो ये चीज व्यर्थ होती है, सिनॉप्सिस बनाई नहीं जाती है। सिनॉप्सिस जो है खुद स्टूडेंट अपने हिसाब से तैयार करता है, इसलिए क्लास में सिनॉप्सिस नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सिनॉप्सिस की जरूरत क्यों होती है, क्या जरूरी है, सिनॉप्सिस क्यों जरूरी है। तो इसमें क्या है कि सिलेबस जो होता है, यूपीएससी का हम सिलेबस देखें, चाहे एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस देखें, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो उसको कम समय में रिवाइज करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, ज्यादा समय लग जाता है, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। डिफेक्ट जो होते हैं बार बार हम भूल जाते हैं, डिफेक्ट ही वहां पर लिखना जरूरी होता है। डिफेक्ट आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी जो मेंस है उसमें 6 पेपर होते हैं, यूपीएससी जो मेंस है उसमें 9 पेपर होते हैं। इनके बीच में गैप नहीं होते हैं। जैसे एमपीपीएससी का भी मेंस का जो एग्जाम है 17 जुलाई से है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार 6 पेपर हो जाते हैं। तो गैप नहीं होता है। इस कारण से जो है जो सिलेबस का रिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, गैप नहीं होने की वजह से, है ना। तो ये एक रीजन है। इसके अलावा एग्जाम के थोड़ा पहले और एग्जाम के दौरान सिलेबस से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका बारीकी से रिवीजन करना जरूरी होता है। अगर रिवीजन आप आके बारीकी से नहीं कर पा रहे हैं
तो आप उनको लिख नहीं पाएंगे, और उनको अगर नहीं लिखते हैं तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। आपने नोट्स या सिलेबस एग्जाम के पहले कितनी बार पढ़ ली हो, कितनी अच्छी तरीके से भले ही पढ़ ली हो, लेकिन अगर एग्जाम के ठीक पहले, एग्जाम के दौरान आपने अगर सही ढंग से सिलेबस रिवाइज नहीं करा है, फैक्ट अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं, डीप फैक्ट, तो आप जो है एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। वो जो जरूरी चीजें हैं, जो की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, फैक्ट हैं, वो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, और वो अब जब नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसी बेस पर तो मार्क्स मिलते हैं। तो इन सब कारणों से जो है सिनॉप्सिस की जरूरत पड़ती है, वो पॉइंट मैंने लिखे हैं। अब सिनॉप्सिस बनाई कैसे जाती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। सिनॉप्सिस में क्या होता है कि केवल की पॉइंट्स, कीवर्ड्स ही लिखे जाते हैं। सिनॉप्सिस में किसी विषय के संबंध में कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे जाते हैं। सारी चीजें उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे फैक्ट, ऐसे कीवर्ड्स लिखे जाते हैं जिनको देखते ही, पढ़ते ही आपको जो है पूरी थीम, पूरा पैराग्राफ, पूरी स्टोरी याद आ जाए, वो कीवर्ड्स हम लिखते हैं। जैसे कोई हम पैरा हमने पढ़ा, तो उसमें एक ऐसा कोई एक या दो चीजें ऐसी होंगी जिनको जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे उन पर नजर जाएगी, वैसे वैसे पूरी उस पैरा की थीम, वो पूरा पैराग्राफ या उससे संबंधित पूरी चीजें जो है आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो वो पॉइंट्स आपको लिखना है। ये सिनॉप्सिस बनाना भी एक कला है। आप सोचिए कि ऐसे ही हम बना लें तो ऐसा संभव नहीं है। सिनॉप्सिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आपको उसका रिवीजन होगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो सिनॉप्सिस बनाते बनाते हम तो पूरी नोट्स ही बना लेते, हमें तो पता ही नहीं रहता कि सिनॉप्सिस कैसे बनानी, क्या उसमें लिखना। तो ये सिनॉप्सिस बनाना एक तरीके से कला है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ कि सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है। उसको आप अगर देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको सिनॉप्सिस बनाना आ जाएगा। जैसे नवीन लोक प्रशासन के विकास की सिनॉप्सिस बनाना है ना। पेपर सेकेंड का जो पार्ट ए है, उसकी जो 5वीं यूनिट है, लोक प्रशासन, प्रशासन तथा प्रबंध, नई यूनिट जुड़ी है, उसमें एक टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो उसका जो विकास हुआ है, इस तरीके से विकास हुआ है, उसकी सिनॉप्सिस अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, उस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये टॉपिक नवीन लोक प्रशासन, जिसकी सिनॉप्सिस मैं आप लोगों को बना करके बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो नवीन लोक प्रशासन का विकास, इस पर हम इसकी सिनॉप्सिस बना रहे हैं। तो इसमें 3 चीजें खास तौर से आपको बतानी रहेंगी: प्रस्तावना, अर्थ, उदय तथा विकास। तो सबसे पहले प्रस्तावना हम लिखेंगे। हेडिंग प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना में इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो आपको भूल रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, वो आपको उसमें आपको मेंशन करनी है। तो 1960 का दशक लिख दें। जैसे एग्जैक्ट इसका टाइम होता है 1968, ये समय है इसका। तो ये हमने लिख दिया। और फिर इसके जनक, इसका नाम लिख दिया डॉइट वार्लो, क्योंकि ये भूलने वाली चीज है। तो इससे जो है हमें प्रस्तावना की थीम जो है पता चल जाएगी, याद आ जाएगी। फिर ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम लिख देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। परंपरागत लोक प्रशासन की 4 चीजें दी गई हैं: केंद्रीकरण है, मूल निरपेक्षता है, यथास्थितिवाद तटस्थता है। नवीन लोक प्रशासन की 4 चीजें दी गई हैं: विकेंद्रीकरण है, मूल सापेक्षता है, परिवर्तनशीलता है, प्रतिबद्धता। तो ये जो है, इससे हमें नवीन लोक प्रशासन की एक थीम पता चल जाए। इसके बाद इसका अर्थ हम बताएंगे। तो अर्थ संबंधी जो चीजें हैं वो लगभग हमने डायग्राम में देख ली हैं। नवीन तत्वों जैसे विकेंद्रीकरण, परिवर्तनशीलता, प्रतिबद्धता आदि से युक्त लोक प्रशासन, बस ये हो गया इसका अर्थ। इससे आपको नवीन लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में याद आ जाएगा। फिर उदय तथा विकास के बारे में आपको बताना है। तो हनी प्रतिवेदन,
आप हेडिंग लिखेंगे, उदय तथा विकास हेडिंग हो गई, फिर उस पर उसकी सब हेडिंग हनी प्रतिवेदन। तो इसका जो समय है हनी प्रतिवेदन का 1967। हनी प्रतिवेदन के अंतर्गत सराक्रूज विश्वविद्यालय और जॉन सी हनी, ये नाम आपको लिखना है। फिर इसका पर्पज आप लिख देंगे, उद्देश्य। अगर आपको चार जो समस्याएं प्रॉब्लम कर रही हैं तो उसमें एक एक पॉइंट कुछ न कुछ हिंट आप लिख सकते हैं, जैसे धन की अपर्याप्तता अगर आपको याद नहीं आ रही, नहीं तो चार समस्याएं करके आप उसमें मेंशन कर लें तो आपको फिर याद आ जाएगा कि चार समस्याएं इसमें बताई गई थी, तो चार समस्याएं आप हमें लिखना है, तो वो आपको चार समस्याएं याद आ जाएंगी। अगर आपको भूल रहे हैं, याद नहीं आ रही हैं, बार बार भूल रहे हैं, तो फिर इनका मेंशन हल्का सा कर सकते हैं, जैसे अध्ययन की अपर्याप्तता लिख दी, बौद्धिक मतभेद लिख दिया, है ना, कमजोरियां करके पॉइंट लिख दिया, तालमेल का अभाव लिख दिया। तो ऐसे की पॉइंट्स, कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है। फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए वो जो उपाय बताए गए हैं इस प्रतिवेदन के माध्यम से, उसमें कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे इसके क्षेत्र के संबंध में, इसके क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, तो उसके क्षेत्र में सम्मिलित कार्यपालिका विधायक न्यायपाल का ये एक राष्ट्रीय आयोग हिंट कर सकते हैं आप लोग, है ना? और फिर ये छात्रवृत्ति वाला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं ना। छात्रवृत्ति जैसे आपको देखेगी तो आपको याद आ जाएगा छात्रवृत्ति किसको देना है, अध्ययनकर्ता जो है, लोक सेवा को आजीविका के रूप में जो अपना रहे हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात इसमें कही गई है। तो इस तरीके से एक एक वर्ड आपको लिखना है, उस वर्ड को जैसे ही आप देखेंगे वैसे पूरा सेंटेंस आपको याद आ जाएगा, पूरा सेंटेंस ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन, इसका ईयर भी वही है 1967 फिलाडेल्फिया सम्मेलन हेडिंग लिखेंगे, उसमें ईयर लिखेंगे। फिर जेम्स सी चार्ल्स वर्थ इसके अध्यक्ष का नाम है वो लिखेंगे। फिर इसमें क्या क्या पॉइंट इसमें आते हैं उन पॉइंट को एक एक दो पॉइंट इसमें आप लिख देंगे, पॉइंट का हल्का सा हिंट, जैसे द्वैत भाव, तो द्वैत भाव किसका, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, है ना। फिर पदसोपानवत धारणा, पदसोपानवत लिख देंगे या पदसोपान लिख सकते हैं केवल, तो आपको याद आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये प्रशिक्षण की अलग अलग व्यवस्था ऐसा करके हम लिख सकते हैं, तो आपको याद आ जाएगा किसके प्रशिक्षण का अलग अलग व्यवस्था। तो ऐसे जो है हल्का सा कीवर्ड्स जो है आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद प्रथम मिनोर सम्मेलन, अब तो खैर छोटी पॉइंट है ये, प्रथम मिनोर सम्मेलन 1968, इसमें आप ईयर लिखेंगे, फिर इसके अध्यक्ष ड्वाइट वाल्डो थे ये लिखेंगे, है ना। और फिर इसके कुछ पॉइंट, जैसे इसका उद्देश्य है प्रवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, इसको आप हल्का सा लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना। जैसे कि बताया कि सबका अलग अलग अपना लिखने का तरीका है, अलग अलग सिनॉप्सिस होती है, जो आपको प्रॉब्लम चीजें कर रही हैं उनको आपको लिखना है, तो ये उद्देश्य हो गया। फिर इसमें जो लक्ष्य है, एनपीए का लक्ष्य है, ये चार लक्ष्य हैं, तो वो आपको लिखना है, तो इससे एक और क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। एनपीए के चार लक्ष्य होते हैं, प्रासंगिकता, मूल, परिवर्तन, समय समयता। ये प्रथम मिनोर सम्मेलन के दौरान जो है विकसित हुए थे, तो उनका उल्लेख कर सकते हैं। और ये सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, ये एनपीए की मुख्य विशेषता है, ये आप पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि एनपीए की मुख्य विशेषता क्या है, एनपीए के जो लक्ष्य हैं, चार लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो ये दो क्वेश्चन आपके 3 नंबर में यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद दो प्रकाशन है, फ्रैंक मरीनी का और ड्वाइट वाल्डो का, तो इनके नाम आपको, इनकी जो पुस्तकें हैं उनके नाम आपको लिखना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 3 नंबर में बन सकता है। तो फ्रैंक मरीनी की पुस्तक का नाम आपको लिखना है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। ऐसे ड्वाइट वाल्डो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, इसका नाम लिखना है और ईयर लिखना है। द्वितीय मिनोर सम्मेलन में अब यहाँ पर समन्वयक का नाम आता है, समय 1988 है, ये जो मिनोर सम्मेलन हुए हैं वो 3 हुए हैं, 20-20 साल के अंतराल से हुए हैं, 1968 पहला, 1988 दूसरा, 2008 तीसरा, है ना। तो इस समय समन्वयक होने लगे थे, तो समन्वयक का नाम आपको लिखना है और इसमें लोक प्रशासन की दशा
तथा दिशा की आपको हिंट कर लेना है। तो ये हो गया द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन, इसका समय 2008 है। इसकी समन्वयक रोजमेरी ओलीरी। फिर इसका विषय लिखना है लोक प्रशासन, लोक सेवा तथा लोक प्रबंध का समकालीन विश्व में भविष्य। तो इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस बनाना है, और इस तरह से अगर आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपको मेंस की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हाँ, तो ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें। अब आता है सिनॉप्सिस कब बनाई जाती है ना, सिनॉप्सिस बनाने का क्या तरीका हो सकता है, सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है। तो सिनॉप्सिस नोट्स को पहली बार पढ़कर नहीं बनाई जा सकती है ना। सिनॉप्सिस बनाने के लिए क्या करना है, सिनॉप्सिस कब बनाई जाती है, तो नोट्स जब हम पहली बार नोट्स को पढ़ते हैं तो उस समय सिनॉप्सिस बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हमें भूल रहा है, हमें कौन सी चीज याद रह रही है, तो उस समय तो सिनॉप्सिस बन नहीं सकती है। बार बार जब हम नोट्स पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पॉइंट, ये फैक्ट हमें भूल रहा है, उसी फैक्ट को, उसी पॉइंट को, उसी कीवर्ड्स को तो आपको लिखना है सिनॉप्सिस में। तो पहली बार में तो आप बना ही नहीं सकते सिनॉप्सिस, है ना। तो सिनॉप्सिस नोट्स को पहली बार पढ़कर नहीं बनाया जा सकता। नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेने के बाद रिवीजन करते हुए ही बनाया जा सकता है। सिनॉप्सिस जो है कब बना सकते हैं, जब नोट्स को हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और जब रिवीजन करते हैं तो ही जो है नोट्स सिनॉप्सिस बना सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो 2021 का मेंस दे रहे हैं वो अभी सिनॉप्सिस बना सकते हैं रिवीजन करते हुए। 2022 का जो मेंस लिख रहे हैं और पहली बार चीजों को पढ़ रहे हैं तो उनको सिनॉप्सिस नहीं अभी बनाना है। हाँ, जो पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट और 2-3 बार उन्होंने पढ़ लिया है तो वो बना सकते हैं, लेकिन पहली बार दूसरी बार में पढ़ने में सिनॉप्सिस को नहीं बनाया सकता या प्रॉब्लम आती है बनाने में, है ना। रिवीजन करते हुए बनाना है जिससे नोट्स की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सिनॉप्सिस में हम अच्छी तरीके से लिख सके। तो ये हो गई सिनॉप्सिस कब बनाई जाती है। सिनॉप्सिस बनाने का समय सही कौन सा होता है, तो नोट्स को हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार हम पढ़ रहे होते हैं, बार बार पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये चीज हमें भूल रही है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसी को तो हमें लिखना है सिनॉप्सिस। जो हमें याद है, हमारे दिमाग में रची बसी है, तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं उसको लिखने का, ऑलरेडी हमें याद है। ठीक है, तो रिवीजन के दौरान जब हम बार बार नोट्स को पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते हैं, तो उसी समय हम नोट्स बना सकते हैं। और लास्ट है इसका कि सिनॉप्सिस का मेंस की सफलता में क्या योगदान है, किस तरह से योगदान देती है सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस के द्वारा एग्जाम के ठीक पहले तथा एग्जाम के दौरान सिलेबस के डीप तथा महत्वपूर्ण फैक्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाते हैं, जिससे वे एग्जाम में लिखने में आ जाते हैं और एग्जाम में मार्किंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि डीप फैक्ट के द्वारा ही जो है हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो सिनॉप्सिस अगर हमारी बनी हुई है तो हम एग्जाम के ठीक पहले और एग्जाम के दौरान उन फैक्ट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, और जब रिवीजन उस समय हो जाता है तो हम जो है तुरंत जाकर के एग्जाम में उनको लिख पाते हैं, और उनको अगर हम एग्जाम में लेते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं हो, मान लीजिए अगर महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के दौरान रिवाइज नहीं करें तो हमें भूल जाते हैं, नाम है, कोई अनुच्छेद है ना, कोई डेट है, कोई ईयर है, वो हमें बार बार भूलती है। तो एग्जाम के समय अगर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सिनॉप्सिस में वही हम लिख रहे हैं, तो वो हमें भूलती नहीं है और हम उसको एग्जाम में लिखते हैं, हमें मार्क्स मिल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भूल जाएंगे और उसको जो है एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे और हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मान लीजिए संविधान संशोधन में क्वेश्चन आया, संविधान संशोधन में क्वेश्चन आया
और आपने उसका जो आर्टिकल है 368 भाग 20 और आर्टिकल 368 लिखा ही नहीं, तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। एक्चुअली इन ये जो फैक्ट्स होते हैं उनका अपना अलग महत्व होता है। मेरे अनुसार जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं तो उसमें नमक का जो महत्व होता है, बिना नमक के जो है भोजन कोई मतलब का नहीं, उसमें टेस्ट नहीं आता। उसी प्रकार से जब तक हम अपने आंसर में फैक्ट नहीं लेते हैं तो वो आंसर परफेक्ट नहीं होता, उसमें नंबर नहीं आते हैं, है ना। अलग अलग विषयों में अलग अलग फैक्ट लेके जाते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में डेट है, ईयर है, नाम वगैरह जो होते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी में आंकड़े होते हैं, संविधान में अनुच्छेद होते हैं। तो इनका वही महत्व है आपके आंसर में जो भोजन में नमक का होता है। तो इनके बिना जो है मार्क्स सही ढंग से नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इनको लिखना जरूरी है। इनको आप कब लिख पाएंगे? जब आप उस समय इनका रिवीजन करेंगे, एग्जाम के समय ठीक पहले और एग्जाम के दौरान। क्या होता है कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो एग्जाम दे करके आए और अगला पेपर हमें देना है, एक पेपर दे के आए, अगला पेपर हमें देने जाना है, उस बीच में हमें 6 से 7 घंटे का समय रहता है ना। 10 बजे से एग्जाम होता है, 10 से 1 तक चलता है। 1 बजे कंप्लीट हुआ, 2 बजे तक हम घर आ पाते हैं, 1 घंटे रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, 3 बज जाएंगे। तो 3 के बाद फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बीच में 1 आध घंटे का डिनर का टाइम रहेगा और फिर 11-12 बजे हमें सोना पड़ेगा। तो 6 से 7 घंटे, ज़्यादा 8 घंटे हमें मिल पाते हैं। उन 8 घंटों में हमें आगे का पूरा पेपर रिवाइज करना है। तो वो रिवाइज जो है कैसे होगा? रिवाइज तभी होगा जब आपने सिनॉप्सिस बनाई होगी। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपने उस समय रिवीजन नहीं किया, भले ही आपने पहले कितना भी रिवीजन कर लिया हो, एग्जाम के ठीक पहले, एग्जाम के दौरान अगर पेपर का सही ढंग से रिवीजन नहीं किया है तो आप चीज वहां पर एक्चुअल चीज, एक्यूरेट चीज नहीं लिख पाएंगे। और एक्यूरेट फैक्ट अगर नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 3 नंबर में तो वही लिखना है, 5 नंबर में भी कुछ फैक्ट लिखने ही होते हैं, 11 नंबर में भी फैक्ट लिखने होते हैं। तो इन फैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से एमपीपीएससी में। यूपीएससी में खैर उतना नहीं है, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ फैक्ट तो डालने ही होते हैं की तरफ से। तो इस तरीके से ये मैंने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के समक्ष लिया है, समझाया है। तो आज इतना ही। आगे मैं कुछ नए वीडियोज के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँगा। आगे का वीडियो रहेगा वो निबंध का रहेगा। निबंध लेखन के बारे में बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखे जाते हैं और कहाँ से हम निबंध लिखें, कैसे लिखें, क्या तरीका होता है, निबंध में कैसे ज़्यादा ज़्यादा हम मार्क्स ला सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर चर्चा मैं आगे करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।